हेलो, राम राम एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सभी को। चलिए भाई, आगे आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। दो तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी को भाई राम राम। सभी बहुत अच्छे रहें, सारे बच्चे बहुत मौज लें। ठीक है। और सही है। आ जाओ, जय भद्रकाली। देखिए, समय खराब नहीं करते हैं, ठीक है। और हम लोग सीधे काम की बातें शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आ, चलिए, अभय मिश्रा हरदोई से, हाँ। अच्छा, बढ़िया पढ़ो बच्चे, अभय बहुत अच्छे से सीखो। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने एक मतलब एक क्या है, ये 7 सेंटेंसेस हैं, ABCDEFG, ठीक है। हमें क्या करना है कि इन सेंटेंसेस का सीक्वेंस बताना है, ठीक। अब जैसे देखिए, एक बार हम फिर से बता देते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास के फिर 5 क्वेश्चन हैं सर, चलिए वो भी कर लेंगे डिस्कस, टाइम मिल गया तो। देखो, फिर से एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये हमारे सामने 7 सेंटेंसेस हैं। हमें इन 7 सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, ठीक है। आ, फिर से समझ लो एक बार जो मैं कह रहा हूं। ये 7 सेंटेंसेस हैं, हमें इन्हें रीअरेंज करना है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया होगा, एक यूट्यूब पे हमने वीडियो भी डिस्कस कर रखा है सेंटेंस PQRS वगैरह को लेकर। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो सेंटेंसेस वगैरह होते हैं ना, इनको रिलेट करने के लिए आपस में प्रेपोजिशंस, ठीक है, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, डिटर्मिनर्स और एडवर्ब्स, इन चैप्टर्स के जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो हम उनमें सीखते हैं पढ़ते टाइम, वो सारे काम आते हैं, ठीक है। आ, पिछले देखो, हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ, पिछले 2 क्लास की ना वीडियो आप लोगों की अपलोड हो नहीं पाई होंगी, वो किसी वजह से यहाँ पे से क्लास जैसे हम बंद करते थे ना, तो वो अपलोड नहीं हो पाई हैं। तो मैं कल वो वीडियोस, आज यहाँ से सिस्टम से निकलेंगे ना, तो मैं वीडियोस कल भिजवा दूंगा वहां पर, और वो लोग मैन्युअली उसको अपलोड कर देंगे। तो ठीक है। तो हो सकता है आपको कल शाम तक, क्लास जैसे हम बंद करते थे ना, तो आपको कल शाम तक हो सकता है वो वीडियोस वगैरह, कल वो वीडियोस, आज यहाँ से सिस्टम से निकलेंगे ना, तो कल शाम तक हो सकता है आपको वीडियोस मिल जाए, ठीक है। अभी मैं चला के क्लास सामने रख लेता हूँ, जिससे पता चलता रहे सब ओके। एक मिनट, ये क्या खुल गया फोन पे? ठीक है, माउस का है। एक मिनट लगेगा, ये कुछ। हाँ, ठीक है। चलिए, तो वो जो दोनों क्लास है ना आपकी, वो आपकी अपलोड हो जाएंगी आने वाली क्लास में, ठीक है। कल या परसों तक हो जाएंगी वो दोनों। चलिए, अब आज ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे मतलब हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा, वन डे जमींदार डिसाइडेड टू टेस्ट हिज कैपेसिटी। अभी जो हिज हमने लिखा है ना, पजेसिव केस, अब ये डिटर्मिनर है। हमें ये पता करना चाहिए कि जो हिज हम डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अभी तो खैर हम ये मान सकते हैं कि ये जो हिज हमने यूज किया वो जमींदार नाउन के लिए यूज कर लिया, ठीक, थोड़े समय के लिए। लेकिन अगर हम बाद में देखेंगे तो प्रोनाउन और लिखा हुआ हिम। तो अब ये जो हिम है, ये तो कम से कम अपने लिए नहीं यूज कर रहा होगा, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों की बातें सारी बाद में सुनूंगा। असल में जब मैं समझा रहा होता ना, उसमें मेरी बातों पे फोकस किया करो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुना करो। मैं 4 बातें एक साथ नहीं कर सकता कि मैं ये भी समझा लूं, तुम्हारे कमेंट्स भी पढ़ के वो भी समझाता रहूं, ठीक है। CGL का मैच, मेन का बैच कब से है, और व्यू बढ़ा दो, और वो कैब की कोई बुक सजेस्ट कर दो, क्या बेवकूफी वाली बातें करते हो। ये डिस्कशन का बैच है, प्रैक्टिस का। हालांकि लास्ट में हम 10-5 मिनट देंगे, तब जो क्वेश्चन पूछोगे बताने वाले होंगे बता देंगे। अगर खुद शऊर नहीं है तो दूसरे के तरीके से चल लिया करो। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको यहाँ से सुनो, समझो क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अपने इधर उधर के कमेंट्स करते रहे तो अब मैं उनको पढ़ूंगा, उनको रिप्लाई करूंगा कि मैं ये डिस्कस करूंगा। पहले बच्चे इधर समझ लो, ठीक है। तो अगर हिज तो चलो हम ये मान सकते थे कि जमींदार के लिए यूज हो रहा होगा, लेकिन वो जो हिम है वो तो कम से कम जमींदार के लिए नहीं यूज हो रहा होगा, क्योंकि अगर वो जमींदार के लिए यूज हो रहा था तो हमें वहां पे हिमसेल्फ लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस शुरू में नहीं आ सकता। जस्ट देन का मतलब उसके बाद, तो इसका मतलब ये भी शुरुआत में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम लिख रहे हैं जस्ट देन, तो इसका मतलब ये इवेंट सीक्वेंस में किसी दूसरे इवेंट के बाद हुआ। कौन सा दूसरा इवेंट है वो भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये भी शुरू में नहीं आएगा। द मैंगो बीइंग द किंग ऑफ फ्रूट्स, ऑल द फूड इन माई स्टमक मेड वे फॉर इट। अब देखो, ये हमने लिख रखा है स्पीच मार्क्स में, ये हमने स्पीच मार्क्स लिख रखे हैं, तो इसका मतलब ये भी शुरू में नहीं आएगा।
ठीक है, ये भी बाद में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, गोपाल हैड अ लार्ज एपेटाइट एंड वाज नोन टू ईट enormous quantities ऑफ फूड स्पेशली व्हेन इनवाइटेड टू फीस्ट। गोपाल जो था वो मतलब काफी ज्यादा खा लेता था, काफी ज्यादा खाना खा लिया करता था, और खास करके जब उसको कोई इनवाइट करता था किसी दावत वगैरह पे, फीस्ट का मतलब दावत वगैरह, तो ज्यादा खा लेता था। ठीक है, हालांकि इससे शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिर भी हम और पढ़ लेते हैं। वेरी सिंपल सैड गोपाल। ठीक है, गोपाल ने कहा तो बहुत आसान है, किस चीज को उसने रिप्लाई किया ये हमें पता ही नहीं है, तो शुरुआत इससे नहीं होगी। गोपाल एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड डिक्लेयर दैट देयर वाज नो मोर प्लेस। ये कब खाना खाया, उसको कब खाना खिलाया गया, ये सब पता नहीं है। अब अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं, वो है डी। अगर हम ये मान लें कि शुरुआत हमारी डे से हो गई, गोपाल हैड अ लार्ज एपेटाइट एंड वाज नोन टू ईट enormous क्वांटिटीज ऑफ फूड स्पेशली व्हेन इनवाइटेड टू फीस्ट, कि गोपाल जो पर्सन था वो काफी ज्यादा खाना खा लिया करता था, और वो इस बात के लिए जाना जाता था, खास करके जब उसको कोई दावत पे इनवाइट करता था तब। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखना, वन डे जमींदार डिसाइडेड टू टेस्ट हिज कैपेसिटी, और वो जो इस बात के लिए जाना जाता था, फेमस था, उसकी इस कैपेसिटी को एक दिन एक जमींदार ने टेस्ट करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद में ए, तो उसने क्या किया होगा। ठीक है, गोपाल एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट, जब उसने उसको इनवाइट किया एंड इनवाइटेड हिम टू लंच, लंच पे उसको इनवाइट किया, तो वहां पे क्या किया गोपाल ने, एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है, तो उसने अपना मन भर के खूब खाया एंड डिक्लेयर्ड, और उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि दैट देयर वाज नो मोर प्लेस लेफ्ट फॉर इवन अ ग्रेन ऑफ राइस, कि मतलब चावल के एक दाने भर के लिए उसके पेट में जगह नहीं बची, उसने खूब खा लिया। ठीक है, तो एफ आ गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने ये बात कही, जस्ट देन अ सर्वेंट वाज पासिंग बाय विद अ प्लेट ऑफ मैंगो स्लाइसेस, कि वहां से एक सर्वेंट था वो गुजर रहा था, उसके पास मैंगो स्लाइसेस थे। ठीक है, आम के कटे हुए पीसेस थे। गोपाल टुक द प्लेट फ्रॉम द सर्वेंट एंड एट ऑल द स्लाइसेस, तो उसने क्या किया, वो प्लेट उसने गोपाल ने उससे ले ली और सारे के सारे खा गया। ठीक, बी आ गया। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में जब उसने वो भी खा लिया, यू सेड यू डिड नॉट हैव प्लेस फॉर इवन अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस येट यू डिवॉर्ड, डिवॉर्ड का मतलब हड़प कर जाना, मतलब हजम कर जाना। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 मैंगोज। तो वो जो जमींदार था उसने पूछा, उसने पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पेट में एक ग्रेन ऑफ राइस के लिए भी जगह नहीं बची हुई, और ये 3 मैंगोज तुमने पूरे निपटा दिए, ऐसा कैसे। ठीक है, तो इसके बाद में जी आ गया। फिर उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, उसने क्या एक्सप्लेन दिया, वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू वॉक इनटू अ क्राउडेड रूम, कि जब भीड़ वाले कमरे में तुम जाते हो जहां पे लोग पहले से हो, तो क्या होता है, एवरीबडी स्टेप्स असाइड टू लेट अ रॉयल पर्सन लाइक यू पास, हर कोई पर्सन जो होता है वो तुम्हारे लिए जगह छोड़ देता है, कि तुम्हारे जैसे रॉयल पर्सन को जाने की जगह दे देता है। समथिंग सिमिलर हैपेंड हियर, ऐसे कुछ यहां पर हो गया, तो इसका मतलब इसके बाद ई आ गया। ठीक है, क्या हो गया तो उसने यहाँ पे बताया, द मैंगो बीइंग द किंग ऑफ फ्रूट्स, जो मैंगो होता है ये फ्रूट्स का किंग होता है। ऑल द फूड इन माई स्टमक मेड वे फॉर इट, मैंगो को देखकर मेरे पेट में जो भी खा पहले से भोजन था उसने उसके लिए जगह छोड़ दी। तो मतलब इस तरीके से उसने एक फनी वे में सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करते हुए रिप्लाई किया जमींदार के क्वेश्चन का, तो इसका मतलब सी लास्ट में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये जो हमारे सेंटेंसेस है ना, इनका सीक्वेंस बना DAFBGEC, ये बना। कुछ बच्चों ने मुझे लगता है ये कमेंट भी किया था, DAFBGEC, हाँ ठीक है। अब जब हमें ये पता चल गया तो हमें इसको क्या करना है, कहीं पे लिख लेना है। खैर मेरे पास तो अभी पेन एक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हमने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे, डिवॉर्ड का मतलब होता है बेटा खा जाना, पूरा किसी चीज को बिल्कुल ही समाप्त कर देना, चट कर देना, ठीक है। अब जैसे ये हमारा हो गया तो हम इसको मान लो लिख लेते हैं कि हमारा, एक मिनट पेन नहीं चल रहा है, DAFBGEC। अब ये सीक्वेंस हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, सीधा हमें क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा था डी, तो जहां पे भी डी ऑप्शन लिखा है उसको टिक मार दो, ठीक है। ये रहा डी ऑप्शन, इसको टिक मार दो, ठीक है। अगले पे आ जाए। नेक्स्ट पूछा विच इज द सेकंड, सेकंड हो गया ए, तो ए ये वहां पे सी ऑप्शन में दिया, इसे टिक मार दो, ठीक है। फिर पूछा थर्ड, थर्ड ऑप्शन हमारा था एफ, एफ ऑप्शन यहाँ पे दिया, ई ऑप्शन में, इसे टिक मार दो, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑप्शन दिया फिफ्थ, फिफ्थ था हमारा इसमें जी, तो जी ऑप्शन, ई दिया लास्ट में ऑप्शन ये, तो इसको टिक मार दो। फिर उसके बाद में ऑप्शन दिया लास्ट, सेवंथ कौन सा, सेवंथ था सी, सी ऑप्शन ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गए। अब ये एक पैसेज और है, इसको भी तुम लोग अपने आप प्रैक्टिस करो और इसको एक बार ट्राई करो, इसको रीअरेंज करो
कि इस सेंटेंस को अगर हम मीनिंगफुल सीक्वेंस में लिखें तो वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ, इसमें 7 ऑप्शंस नहीं है, केवल 6 ऑप्शंस है। इसको भी एक बार अपने आप ट्राई करो। या गोपाल वाज ऑसम मैन, रियली गोपाल वाज ऑसम मैन, ऑसम। देखो इसको एक बार समझ लेना। द अर्बन पुअर वर नेग्लेक्टेड, जो शहरी गरीब लोग थे उनको नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है। अ न्यू जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स हाउएवर आर अटेम्प्टिंग टू रीच द अर्बन पुअर, एक नई जनरेशन है प्रोफेशनल्स की, वो हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि अर्बन पुअर्स तक भी पहुंचा जाए, ठीक है, अर्बन जो गरीब है उन तक पहुंचा जाए। दिस इज बिकॉज दे वर कंसिडर्ड टू मोबाइल एंड लैकिंग इन कोहेसन। अच्छा, उनको नेग्लेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि उनको माना जाता था कि ये बहुत ज्यादा मोबाइल, मोबाइल का मतलब जगह छोड़ने वाले, आज यहाँ रह रहा है कल वहां रह रहा है, कल गांव चला गया, फिर गांव से शहर आ गया, फिर शहर में इस कॉलोनी से उस कॉलोनी चला गया, इस तरीके से। और वो एक जगह पे टिकने वाले नहीं होते थे, ऐसा उनके बारे में माना जाता था। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैव ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन द रूरल पुअर, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो फाइनेंस करते हैं छोटे लेवल पे, ठीक है, उनका उन्होंने मतलब ट्रेडिशनली वो फोकस करते हैं जो अ, ग्रामीण गरीब लोग होते हैं उन पे। These factors don't facilitate generation of peer group pressures, ठीक है, which is essential for the success of the microfinance model, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये सहूलियत नहीं करते, फैसिलिटेट करना मतलब सहूलियत करना, ठीक है, ईज करना, किस चीज को ईज नहीं करते, जनरेशन ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर, ठीक है, कि पीयर ग्रुप जो है ना उसका प्रेशर बने लोगों के ऊपर में, क्योंकि जब प्रेशर बनेगा वो एसेंशियल है फॉर द सक्सेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस मॉडल। Their challenge will be adapt the traditional microfinance model to one suited to urban microfinance, और उनको चैलेंज ये है कि वो इस तरीके से अडेप्ट करें ट्रेडिशनल माइक्रोफाइनेंस मॉडल को जो कि सुटेबल हो अर्बन माइक्रोफाइनेंस के लिए, ठीक है। कोहेशन का मतलब होता है निरंतरता, बच्चे, कोहेशन का मतलब होता है निरंतरता, एक जगह से शुरू हुआ और पूरा उसी तरीके से चला गया, सिस्टमेटिक। अब देखो ये सारी चीजें पढ़ ली हमने, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होना चाहिए ना, वो पहला मतलब सीक्वेंस जहां से शुरुआत होगी, वो शुरुआत होगी यहां से डी से, कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ट्रेडिशनली फोकस किया रूरल पुअर पे, जो ग्रामीण गरीब लोग होते हैं उन पे, ठीक है। अच्छा, द अर्बन पुअर वर नेग्लेक्टेड, और जो शहरी गरीब लोग थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। क्यों नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है, उसकी वजह ये बता रखी है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए किया गया, उन्हें नेग्लेक्ट इसलिए किया गया, दे वर कंसिडर्ड टू मोबाइल एंड लैकिंग इन कोहेशन, क्योंकि उनके बारे में माना जाता था कि वो लोग एक जगह पे टिकते नहीं है, ठीक है, इधर उधर अपनी जगह बदलते रहते हैं और वो सिस्टमेटिक नहीं है, मतलब निरंतरता उनमें नहीं है। तो ये आ गया सी। उसके बाद में क्या हुआ, दीज फैक्टर्स डोंट फैसिलिटेट, दीज फैक्टर्स का मतलब ये दोनों फैक्टर, बीइंग मोबाइल एंड लैकिंग इन कोहेशन, तो ये जो फैक्टर्स है ना ये फैसिलिटेट नहीं करते हैं जनरेशन ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर, ठीक है, कि जो उस समय के लोग थे मतलब वो प्रेशर क्रिएट करें, जिससे कि जो मतलब प्रेशर है ना वो जरूरी चीज है, एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस मॉडल। माइक्रो फाइनेंस मॉडल जो है वो सक्सेसफुल तभी है जब वो लोग जो हैं वो एक जगह पे टिक कर काम करें और इस तरीके की चीजें उनमें हो। ये फैक्टर्स जो थे वो उनके अगेंस्ट आते थे, इसीलिए वो नेग्लेक्ट कर दिए गए, तो ये आ गया ई। अच्छा, फिर क्या हुआ, अ न्यू जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, हालांकि जो नए जनरेशन के प्रोफेशनल्स हैं, हाउएवर आर अटेम्प्टिंग टू रीच द अर्बन पुअर, वो जो शहरी गरीब लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो जो वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, देयर चैलेंज, उनकी जो मुख्य उनके लिए चैलेंज होगा वो क्या होगा, वो चैलेंज होगा टू अडेप्ट द ट्रेडिशनल माइक्रो फाइनेंस मॉडल, की जो माइक्रो फाइनेंस मॉडल है ट्रेडिशनली जो गरीब लोगों को रखा जाता है ध्यान में रख के, जो गांव के होते हैं उनके हिसाब से, अब उनको इस तरीके से अडेप्ट करें कि जो कि सूट करे अर्बन माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम को भी, जो शहरी लोग हैं उनको भी वो सिस्टम सूट करे, ठीक है। तो ये आ गया एफ यहाँ पे। तो हमारा सीक्वेंस बना डी ए सी ई बी एफ। अब देखो हम इसे भी कहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि स्लाइड तो भी मिट जाएगी, डी ए सी ई बी एफ, ठीक है। अब हमने लिख दिया। अब देखो एक चीज समझना, पीयर का मतलब होता है समकालीन बच्चे, समान, पीयर का मतलब होता है उसी समय के समान, ठीक है। अब जैसे हमारे डी ए सी बी एफ बन गया सीक्वेंस, ठीक है। अब इसके हिसाब से अपने आंसर कर दो। सबसे पहला हमारा आ गया इसमें कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सेकंड, तो सेकंड हमारा ए ऑप्शन ये दे रखा है, ये आंसर टिक मार दो। फिर उसके बाद में पूछा विच इज द फिफ्थ, फिफ्थ था हमारा इसमें बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन दे रखा है, इसको टिक मार दो। फिर उसके बाद में पूछा सिक्स्थ, लास्ट, लास्ट कौन सा है, एफ आया ऑप्शन लास्ट में,
तो ये दे रखा है, ये टिक मार दो। फिर उसके बाद में पूछा थर्ड, थर्ड कौन सा है? तो थर्ड था हमारा इसमें सी, सी ऑप्शन ये दे रखा है, बी ऑप्शन, इसको टिक मार दो। फिर पूछा विच इज द फर्स्ट, फर्स्ट था हमारा डी ऑप्शन, ये रहा आंसर। वीडियो स्टक कर रहा है बच्चे, वीडियो स्टक नहीं कर रहा होगा, बात मान जाओ मेरे यहाँ से। देखो मैं अपने फोन में बार बार तुम्हें दिखाऊं लेकिन मानोगे तो नहीं, क्योंकि वो दिमाग में एक चीज बैठ जाती है। देखो सी ऑप्शन ये दे रखा है, ये देखो वीडियो आराम से चल रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रहा है। नेट वेट की कोई दिक्कत होगी तुम्हारे उधर बच्चे, इस वजह से नहीं चल रहा होगा, आवाज भी सही आ रही है, वीडियो भी बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो अपना नेट चेक करो, सिस्टम चेक करो, उसकी मेमोरी रैम रोम होती है उसको चेक किया करो, इधर से कोई चीज नहीं होती है दिक्कत, सब सही चलता है। लेकिन हमारा डाउट सबसे पहले अपनी कमी के बजाय दूसरे पे जाता है, आप चेक किया करो, इधर से बिल्कुल ओके चलता है। नेट भी हमारे यहाँ से सही चलता है, लीज लाइन हमने नेट लगा रखा है, वो भी सही चल रहा है, ठीक है। और बाकी चीजें तो उसमें कुछ होती नहीं नेट के अलावा, तो खास क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से करने, जो मतलब जो भी आप लोग क्लास में सीखते हो ना, जैसे एडवर्ब सीखते हो, कंजंक्शन सीखते हो, डिटर्मिनर सीखते हो, प्रेपोजिशन सीखते हो, ठीक है, उनके सबके जो बेसिक्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हमें मदद करते हैं इनको करने में। और इनके लिए एक सबसे अच्छी जो चीज करनी है ना, वो ये करनी है, एक तो जब ग्रामर पढ़ते हो तो उसको समझ के पढ़ा करो, याद करके नहीं पढ़ा करो, रूल्स वगैरह मत याद करो क्योंकि वो यहाँ पे मदद नहीं करते। ग्रामर के जो बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उनको समझने की, सीखने की कोशिश किया करो, एक चीज। दूसरा, पढ़ने की आदत डालो, कोई स्टोरी बुक वगैरह अच्छी सी रखा करो। हाँ, और कुछ अच्छी सी बुक वगैरह रखा करो पढ़ने के लिए, और उनका यूज किया करो, ठीक है। पढ़ने से ये चीजें फिर धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। चलो, अब आगे हमारे ये क्वेश्चंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, द स्पीड विद विच दीज हेट क्राइम वीडियोस ट्रेवलिंग ऑन सोशल मीडिया फ्रेम्स अ डिफिकल्ट चैलेंज फॉर अ लॉ इन्फॉर्मेंस अथॉरिटी। देखो, आंसर बताओ इसका। हाउएवर की पोजीशन बिल्कुल बच्चे सही है, हाउएवर एडवर्ब होता है, वो सही जगह लिखा हुआ है। क्या फेवर करते हैं बेटा बताओ। सर क्लास नहीं हो रही कल, कल बच्चे कोई क्लास नहीं है, कल कोई क्लास नहीं है ना, मुखर्जी नगर में कोई क्लास है ना यहाँ कोई क्लास है। अब देखो इसका आंसर कुछ बच्चे कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे तो मुझे लग रहा है इसका आंसर ए कर रहे हैं, कुछ हाँ सी डी वाले भी हैं, चलो ठीक है वो भी रहेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, द स्पीड, ठीक है, फ्रेम्स अ डिफिकल्ट चैलेंज फॉर लॉ एनफॉर्मेंस अथॉरिटीज, ये हमारी मेन क्लॉज है, ठीक है, ये मेन क्लॉज है। द स्पीड सब्जेक्ट है, फ्रेम्स वर्ब है, डिफिकल्ट चैलेंज फॉर लॉ एनफॉर्मेंस अथॉरिटीज उसका प्रेडिकेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में विद विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक। अब ये दीज हेट क्राइम वीडियोस है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब आएगी, ट्रेवलिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं यूज होती, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं यूज होती, तो इसका लिए जो ऑप्शन लिखा है गलत है, ठीक है। हेट क्राइम वीडियोस प्लूरल नाउन है तो उसके लिए दिस डिटर्मिनर यूज नहीं होगा, तो ये सी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। दीज हेट क्राइम वीडियोस ट्रेवल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दीज हेट क्राइम वीडियोस ट्रेवल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी मेन क्लॉज जो है इसका टेंस प्रेजेंट है, लिखा है ना फ्रेम्स। तो इसका मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम रेगुलर एक हैबिट की या मतलब एक रेगुलर फैक्ट की बात कर रहे हैं, कोई पास्ट के इवेंट को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये बात एक फैक्ट की हो रही है रेगुलर, ठीक है, तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा आंसर हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस गलत हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो ग्रामर की वजह से हो गए गलत, और ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो एक्शन प्रेजेंट का इफेक्टिव फैक्ट है, तो इसलिए पास्ट का गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसका देखो, नॉट ओनली डू दे हाइटन एंग्जाइटीज अमंग द टारगेटेड ग्रुप्स, कि ना वो केवल एंग्जाइटी बढ़ाते हैं, हाइटन का नाम मतलब किसी चीज को बढ़ाना, कि ना केवल ये एंग्जाइटी बढ़ाते हैं अमंग द टारगेट ग्रुप्स, जो इनके टारगेट ग्रुप्स होते हैं उनको मतलब ये बेचैन भी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं नॉट ओनली, तो अब हमें पता है कि नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो यूज करना पड़ता है हमें,
ठीक है। नॉट ओनली जब भी यूज करोगे तो उसके साथ में हमें बट ऑल्सो का यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखें तो बट ऑल्सो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ लिखा नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, लिखा उसमें भी नहीं है, रादर ऑल्सो लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। तो वैसे तो एक सीधी सी बात देखें तो कोरिलेटिव जो कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है उसके हिसाब से आंसर ये आ सकता है, क्योंकि नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो कंजंक्शन यूज करना पड़ता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, बाकी में लिखा नहीं, गलत हो गया। अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा, एक बच्चा कह रहा था इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। देखो पहली बात तो मीनिंग निकाल के ग्रामर सिखाना मैं पसंद नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो कोई तरीका होता नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम किसी को टाल दें मीनिंग समझा के उसको, लेकिन उससे लॉन्ग टाइम उसका फायदा होता नहीं है। उसके लिए अपने पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। दूसरा मैं समझा देता हूँ इसका मीनिंग। इसका मीनिंग देखो ये हुआ, नॉट ओनली डू दे हाइटन एंजाइटी अमंग द टारगेटेड ग्रुप्स बट ऑल्सो दे रिस्क गिविंग द अनएक्सेप्टेबल अ परवर्स एक्सेप्टेबिलिटी। कि ये लोग हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, वो ना केवल अपने टारगेट ग्रुप्स को बेचैन करते हैं, मतलब कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उनमें परेशानियां क्रिएट हो, उनमें एंग्जाइटी क्रिएट हो, वो बेचैन हो जाएं, ठीक है, परेशान हो जाएं। ये तो करते ही करते हैं, इसके अलावा और वो क्या करते हैं, दे रिस्क गिविंग, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक रिस्क उठाते हैं, किस चीज का, गिविंग द अनएक्सेप्टेबल अ परवर्स एक्सेप्टेबिलिटी। ये जो अनएक्सेप्टेबल हमने लिखा ना, ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम का रिप्लाई। परवर्स एक्सेप्टेबिलिटी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई। गिव जो वर्ब होती है ना, ये हमारी डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो ये गिव के साथ हमने दो ऑब्जेक्ट लिख दिए, एक द अनएक्सेप्टेबल और परवर्स एक्सेप्टेबिलिटी। परवर्स का मतलब समथिंग दैट इज इमोरल, जो सही नहीं है, ठीक है। परवर्स का मतलब होता है समथिंग विच इज रॉन्ग, ठीक। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जो टारगेट ग्रुप्स होते हैं उनको परेशान भी करते हैं, उसके अलावा वो क्या करते हैं, जो अनएक्सेप्टेबल चीजें, द अनएक्सेप्टेबल का मतलब समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, कुछ ऐसा जो एक्सेप्ट किए जाने वाला नहीं है, जो गलत है, वो क्या करते हैं, जो गलत चीजें होती हैं उनको एक्सेप्टेबिलिटी दे देते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी दे देते हैं का मतलब उन्हें एक्सेप्टेबल बना देते हैं, हालांकि वो एक्सेप्टेबल बनाना उनका परवर्स होता है, परवर्स का मतलब रॉन्ग, गलत होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट ग्रुप्स को परेशान करते हैं, अनएक्शियस करते हैं, उनकी एंग्जाइटी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ में उनको वो चीजें एक्सेप्ट करवा देते हैं जो परवर्स एक्सेप्टेबिलिटी होती है, मतलब वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उन्हें ऐसी चीज एक्सेप्ट करवा देते हैं जो कि सही नहीं होती, गलत होती हैं। तो ये टर्न एक्सेप्टेबल हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अपर वर्स एक्सेप्टेबिलिटी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब वो लोग परेशान करने के अलावा लोगों को वो चीजें एक्सेप्ट करवा देते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। परवर्स का मीनिंग रॉन्ग बच्चे। हेल्पिंग ट्रेवलिंग कैन बी रिटन विदाउट हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट व्हेन ट्रेवलिंग इज यूज्ड एज अ नाउन लाइक इन दिस केस। हाँ बिल्कुल बच्चे। 13th। 13th क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइम क्लोज टेस्ट भी कर लेंगे बच्चे, बहुत अच्छा है। अगला देखो, बिल्कुल बच्चे, दो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकते हैं, ठीक है, एक को हम रेसिपिएंट मान लेंगे दूसरे के लिए। बिल्कुल बच्चे, मस्ट नाउन भी होता है। मस्ट का मतलब समथिंग विच इज नेसेसरी टू डू, इट इज अ मस्ट। अब देखो, इट कॉल्ड फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड एट जेंडर अगेंस्ट दोज हु डोंट कंफर्म टू द जेंडर अगेंस्ट टू देम, ठीक है। अब हमने कहा इट कॉल्ड फॉर का मतलब होता है रिक्वायर्ड, ये ध्यान देना, कॉल्ड फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है रिक्वायर्ड, डिमांडेड भी होता है। तो इट रिक्वायर्ड एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये मतलब एक जरूरत थी किस चीज की, एंड का मतलब अंत, समाप्ति, किस चीज की समाप्ति, टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। सबसे पहले बेस वर्ब के साथ में प्रिपोजिशन ऑन लिखा करो, देखो रिलाई है, डिपेंड है, स्पेंड है, काउंट है, बेस्ड है, ठीक है, इनके सबके साथ में प्रिपोजिशन ऑन लिखा करो। तो बेस्ड के साथ प्रिपोजिशन ऑन आएगी तो इसका मतलब वहां पे जो हमने एट लिखा वो हमारा गलत है, ठीक है, यहाँ पे बाई लिखा गलत है, यहाँ पे प्रिपोजिशन लिखी ही नहीं, ये भी गलत है, ये आंसर हो गया। देखो मैं दो चार वर्ड बता देता हूँ, रिलाई, डिपेंड, काउंट, बेस्ड। एक वर्ड लिखना है यहाँ पे स्पेंड, स्पेंड, ठीक है। एक लिखना फीड, एक लिखना बेंट, BENT, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, ये कुछ वर्ब्स हैं, इनका ध्यान देना, इनके साथ में प्रिपोजिशन ऑन लिखा करो, ठीक है। जैसे कोई चीज बेस्ड है तो किस टॉपिक पे, उसकी थीम क्या है, उसका आइडिया क्या है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी थीम होती है ना, उसके साथ में हमेशा प्रिपोजिशन एट लिखा करो, ऑन लिखा करो, सॉरी, ठीक है।
तो टॉपिक की प्रिपरेशन ऑन होती तो बेस्ट के साथ ऑन लिखोगे, ठीक है, ऑन लिखोगे तो एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या एक बच्चा बेंट हार्म के साथ भी ऑन, बेंट के साथ ऑन लिखा करो, बेंट एडजेक्टिव होता है, ठीक है, बेंट एडजेक्टिव होता है, बेंट का मतलब होता है डिटरमिन्ड, कोई भी पर्सन डिटरमिन्ड है किस चीज पे, तो उसके साथ में ऑन लिखा करो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, इवन आफ्टर पुटिंग हिज बॉडी एंड सॉल, बॉडी एंड सॉल का मतलब होल हार्टली होता है, बॉडी एंड सॉल का मतलब होता है होल हार्टली, डिवोटेडली, ठीक है। अब हमने कहा इवन आफ्टर पुटिंग हिज बॉडी एंड सॉल इफ ही फेल्स टू अचीव विक्ट्री, अगर फिर भी वो असफल हो जाए, ठीक है, सफलता पाने में, जीत हासिल करने में अगर वो फिर भी फेल हो जाए, ही विल नॉट हैव एनी अथॉरिटी ओवर अदर्स। देखो ये एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जो ओवर प्रिपरेशन होती है ना, ओवर, ये डोमिनेंस शो करते हैं, डोमिनेंस। अगर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को डोमिनेट कर रही है तो उसके लिए हमें ओवर का यूज करना पड़ता है, जैसे कि ही रूल्ड ओवर देम, तो अगर इसने उन लोगों के ऊपर रोल किया तो इसका मतलब इसकी पोजीशन हो गई डोमिनेटिंग, मतलब ये डोमिनेट कर रहा था इन लोगों को, तो जो डोमिनेट कर रहा था वो वहां पे हम डोमिनेंस शो करने के लिए प्रिपरेशन यूज कर लेंगे ओवर, ठीक है। तो अगर हमने लिख दिया एनी अथॉरिटी, तो अथॉरिटी जो होती है ना, अथॉरिटी का मतलब अधिकार, जिसमें क्षमता है, दूसरों के मुकाबले ज्यादा अधिकार है जिसके पास, तो अथॉरिटी के साथ में प्रिपरेशन आएगी ओवर, ओवर प्रिपरेशन इसमें आंसर दे रखा है, बाकी सब गलत हो गया। तो जहां पे भी हमें डोमिनेशन शो करना हो वहां पे ओवर का यूज किया करो हमेशा, ठीक है। जैसे एक वर्ब होती है प्रिसाइड, जब हमने पिछली बार कोई क्वेश्चन डिस्कस किया होगा ना तो उसमें वही क्वेश्चन रहा होगा, जैसे हमने लिखा मोहन प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, तो प्रिसाइड का मतलब अध्यक्ष बनना, तो जो भी मीटिंग का अध्यक्ष होता है वो हेड होता है, क्योंकि वो हेड होता है तो वही डोमिनेट करता है पूरी मीटिंग को, तो देखो हम ओवर प्रिपरेशन के थ्रू उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आरसीबी विल रूल ओवर टीम्स नेक्स्ट ईयर, हाँ नेक्स्ट ईयर तो कोशिश करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में फॉर नहीं बेटा, ऑन लिखा करो। 15th क्वेश्चन देखो, द पर्पस ऑफ स्पीकिंग इज टू कम्युनिकेट, मतलब बात करने का, स्पीक करने का जो पर्पस होता है वो कम्युनिकेट करना होता है। आई चूज वर्ड्स दैट आर द बेस्ट फॉर द आइडियाज आई वांट टू कन्वे, क्या क्वेश्चन है बच्चे, एक बच्चा लिख रहा है कि क्वेश्चन है आई सॉ माई ब्रदर रिपेयरिंग हिज फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन लिखो बेटा, आधे रह गया। 15 का बच्चे बता रहे हैं बी, बी तो नहीं आएगा, सी आएगा, हाँ सी आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे हम लेंगे द पर्पस ऑफ स्पीकिंग इज टू कम्युनिकेट, आई चूज वर्ड्स दैट द बेस्ट सुटेड फॉर द आइडिया आई वांट टू कन्वे, आई वांट टू कन्वे का मतलब रेगुलर हैबिट हो गई, फैक्ट हो गया, अगर ये रेगुलर हैबिट फैक्ट हो गई तो प्रेजेंट का टेंस आएगा, वो जो हमने चूज लिखा वो पास्ट है, गलत, ये जो डिड चूज लिखा ये भी पास्ट है, गलत, ठीक है, दोनों गलत हो गए। ये जो हमने लिखा ना चूज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं हम टेम्पररी सिचुएशंस के लिए, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टेम्पररी ये सिचुएशन नहीं, नहीं फैक्ट की बात बता रहा है कि जब भी इसको बात कहनी होती है कोई तो वो किस तरीके के वर्ड चूज करता है ये बता रहा है, तो रेगुलर हैबिट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सही हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत हो गया। कॉन्टिन्यूअस का यूज टेम्पररी सिचुएशंस के लिए क्या करो, ये सिचुएशन टेम्पररी नहीं है इसीलिए हमारा वो गलत हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक। अगला देखो, वन टू स्पेयर हेड, स्पेयर हेड का मतलब किसी चीज को शुरुआत करना, आगे बढ़ाना उसको, ठीक है। वन टू स्पेयर हेड दिस कैंपेन इज एन आईटी प्रोफेशनल, मतलब इस कैंपेन को आगे बढ़ाने वाला, धार देने वाला पर्सन जो है वो एक आईटी प्रोफेशनल है, ठीक है। कैसा आईटी पर्सनल, नोन फॉर हैविंग वर्किंग ऑन नेट न्यूट्रलिटी एंड फाउंडेड इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, वो पर्सन जाना जाता है नेट न्यूट्रलिटी पे काम करने के लिए और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को मतलब स्थापना करने के लिए, ये आ गया, इसका आंसर बताओ।
डाई डाउन का मतलब होता है बेटा टू एंड ग्रेजुअली। डाई डाउन का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे करके खत्म हो जाना, एंड ग्रेजुअली। आंसर बताओ क्वेश्चन का। अब देखो बड़ी एक सीधी सी बात बता दूं, अगर हम कभी भी हैव की कोई भी फॉर्म यूज करें, कोई भी, हैज, हैव, हैड, हैविंग, कोई भी, और इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब लिखें, तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, हमेशा। ठीक है, वो वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो हमने हैविंग के साथ लिखा वर्किंग, ये गलत है क्योंकि आईएनजी फॉर्म में। ये हैव के साथ वर्किंग गलत है, ये हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म गलत है, और ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, ये सही हो गया। तो एक तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हैव के साथ मेन वर्ब हमेशा या नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। हैव की कोई भी फॉर्म यूज करो, ठीक है, चाहे ये मेन वर्ब यूज बना के यूज करो हैव को, चाहे एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करो, उसके साथ कोई दूसरी वर्ब लिखो, चाहे फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। एक चीज नहीं तो एक चीज और देखो, एंड के बाद हमने एक वर्ब लिखी फाउंडेड। ठीक है, अगर ये फाउंडेड हमारी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, तो इससे जिसके साथ हम जोड़ेंगे वो भी सेकंड या थर्ड फॉर्म ही होगी। तो इस फाउंडेड को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस सी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होना नहीं है, क्योंकि अगर फाउंडेड वर्ब हम एंड के बाद लिख रहे हैं ना, तो इससे पहले लिखी गई वर्ब की भी फॉर्म यही होगी। तो ऑप्शन एक ही है हमारे पास में, सी, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें सभी। आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन स्टेइंग अवेक, सर ये राइट है कैसे? बेटा इसमें जो तुमने लिखा है ना डिफिकल्टी, इसमें हैविंग के बाद तुमने वर्ब नहीं लिखी है, ठीक है, नाउन लिखा है डिफिकल्टी। अगर वर्ब लिखोगे तो थर्ड फॉर्म में ही लिखनी पड़ेगी। और वो जो बाद में स्टेइंग लिख रहे हो वो इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो इन प्रीपोजिशनल लिखा है, हैविंग के साथ नहीं लिखा। चलो, ऑन अ हॉलीडे प्रिया प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग फॉर शॉपिंग। देखो काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई प्रेफर इंग्लिश देन फ्रेंच। ठीक है, तो ये सबको पता है कि जो प्रेफर मतलब जो वर्ब होती है उसके साथ टू लिखा जाता है। वजह क्या होती है, ये जो देन हम यूज करते हैं ना, ये हम यूज करते हैं कंपेरेटिव डिग्रीज के एडजेक्टिव से एडवर्ब्स के साथ। कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई एडवर्ब नहीं है। कंपेरेटिव डिग्री तो दूर की बात हो गई, कोई एडजेक्टिव एडवर्ब है ही नहीं। आई सब्जेक्ट है, प्रेफर वर्ब है, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये नाउन है। तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है ही नहीं, ना कंपेरेटिव ना पॉजिटिव। अगर कोई एडजेक्टिव है ही नहीं तो ये देन गलत हो गया। ठीक है, ठीक। प्रेफर के साथ में प्रीपोजिशन लिखा करो टू। ये टू प्रीपोजिशन इन दोनों को रिलेट करने के लिए होती है, जिन दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं उनके साथ में प्रीपोजिशन टू आएगी। ठीक है, ठीक। तो अगर है हमें पता है कि प्रेफर के साथ में टू प्रीपोजिशन यूज होती है, ठीक है, तो ये देन वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया। ठीक है, इसमें हमने रादर लिखा है, रादर कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, रादर एडवर्ब होता है, तो ये गलत हो गया। प्रेफर्स रीडिंग टू गोइंग, प्रेफर्ड रीड टू गो, इनमें से एक चूज करना है। अच्छा, जो हम प्रेफर के साथ टू लिखते हैं ना, प्रीपोजिशन होती है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन होती है तो वर्ब इसका जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ती है, इन्फिनिटिव फॉर्म गलत हो गई। ठीक है, तो ये आंसर हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखो। द फेमस डॉक्टर गुप्ता इज ओनली फिजिशियन इन आवर विलेज, कनिका एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑन अलैक्रिटी। चलो देखो इसका आंसर। 18th का पहले बताओ। आई एम हैविंग डिफिकल्टी बच्चे इसलिए सही जाता है क्योंकि डिफिकल्टी पोजीशन नहीं है, वो तुम्हारी टेम्पररी स्टेट है और वो थोड़े समय के बाद में खत्म हो जाएगी, इसलिए। रीडिंग और गोइंग जेरेंड है बच्चे, बिल्कुल सही है, रीडिंग और गोइंग इस सेंटेंस में जेरेंड है। फिल इन द ब्लैंक्स की भी बच्चे क्लास रख लेंगे, पिछली बार फिल इन द ब्लैंक्स की ही क्लास थी। देखो, यहाँ पे एक चीज समझना, ये कुछ डिटर्मिनर्स है, मैं बताता हूँ, इनका ध्यान देना। एक ओनली, एक वेरी, एक सेम, एक रॉन्ग, एक फॉलोइंग, एक प्रीवियस। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ओनली, वेरी, सेम, रॉन्ग, फॉलोइंग, प्रीवियस, ठीक है, और एक आधा अगर मैं इसमें और लिख दूं, हम्म,
जैसे जो ऑर्डिनल्स होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड वगैरह, फर्स्ट एटसेट्रा, तो जिन नाउन्स के साथ ये एडजेक्टिव लिखे हो उनके साथ हमेशा द आर्टिकल लिखा करो, क्योंकि वो हमेशा डेफिनेट होते हैं। ओनली का मतलब यूनिक, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो उसके साथ में द लिखो, ठीक है। वेरी का मतलब होता है सेम। वैसे तो एक चीज ध्यान देना, वेरी वर्ड वैसे तो एडवर्ब होता है, जैसे मैंने लिखा आई एम वेरी हैप्पी, तो जैसे हमने लिखा आई एम वेरी हैप्पी, तो ये जो हैप्पी है ना, ये एडजेक्टिव है, और वेरी से डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडवर्ब है, ठीक। लेकिन वेरी एडजेक्टिव भी होता है, ऐसे देखना, ही इज द वेरी पर्सन, ही इज द वेरी पर्सन दैट आई एम लुकिंग फॉर, दैट आई एम लुकिंग फॉर। अब मैंने कहा ये वही आदमी जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो, ये जो हमने लिखा है ना, ही इज द वेरी पर्सन, वेरी का मतलब द सेम, वही। तो वेरी का यूज हम करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, जब हमें बिल्कुल उसी पर्सन को रेफर करना हो, एग्जैक्ट, मतलब किसी उसी चीज को रेफर करना हो जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो फिर उसके बाद में वेरी लिखा करो। वेरी का मतलब द सेम, ही इज द वेरी पर्सन, ही इज द सेम पर्सन दैट आई एम लुकिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, ठीक है। वेरी का मीनिंग एग्जैक्ट, हाँ। तो अब देखो, ये जो ओनली है, वेरी है, सेम है, रॉन्ग है, फॉलोइंग है, प्रीवियस है, फर्स्ट है, ये जिस भी नाउन के साथ हम लिखते हैं वो नाउन हमेशा स्पेसिफिक होता है, आइडेंटिफाइड होता है, तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखकर यूज क्या करो। तो अगर हम ओनली के साथ द लिखेंगे तो हमारा ऑप्शन ये सी रहा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कनिका एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑन अलैक्रिटी द वेरी सेम डे, हाँ बिल्कुल सही बच्चा, द वेरी सेम डे का मतलब उसी दिन, एंड नो अदर डे। शी प्रेफर्स वॉचिंग टेनिस टू प्लेइंग, बिल्कुल सही है बच्चे, लेकिन टेनिस को ना बाद में लिखो, टेनिस बाद में इसलिए लिखो क्योंकि ये जो है ना तुम्हारा वॉचिंग और प्लेइंग दोनों का ऑब्जेक्ट कॉमन हो जाएगा। शी प्रेफर्स वॉचिंग टू प्लेइंग टेनिस, ऐसे लिखो। आंसर देखो बच्चे, कनिका एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑन अलैक्रिटी, अलैक्रिटी का मतलब होता है मतलब एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा खुशी, ठीक है। ही सॉ कमिंग कार वेरी फास्ट, सही है बच्चे। देखो, कनिका एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑन अलैक्रिटी जैसे हमने लिखा ना, ठीक। ऑन प्रिपरेशन का जनरली हम टॉपिक वगैरह के साथ यूज करते हैं, एक चीज। दूसरी बात, अगर हमें किसी पर्सन की फीलिंग को रेफर करना हो, ये जो अलैक्रिटी है ना, वो एक्चुअल में इस कनिका की अपनी फीलिंग है। अगर हमें कभी भी फीलिंग वगैरह किसी पर्सन की शो करनी है, ठीक है, तो ये पर्सन है और ये इसकी फीलिंग है, ठीक है। तो इसको हम विद प्रिपरेशन की मदद से एक्सप्रेस करेंगे। विद का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। तो इसको यहां पे लिख दो विद अलैक्रिटी, और इसको ऐसे समझना, ही हेल्प्ड देम विद कॉन्फिडेंस। अब जैसे ये कॉन्फिडेंस हमने लिखा ना, ये भी फीलिंग है, तो जब हम विद कॉन्फिडेंस लिखेंगे ना, तो विद का मतलब होता है हैविंग, तो इसका मतलब हो जाएगा वो पर्सन है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसने एक्शन परफॉर्म किया, उसमें इस चीज की मतलब ये चीज उसमें एग्जिस्ट थी, तो विद का मतलब होता है हैविंग, ठीक है। कनिका ने एक्सेप्ट किया इनविटेशन विद व्हाट फीलिंग, कौन सी फीलिंग के साथ किया, तो उस समय जो उसने एक्सेप्ट किया तो उसकी फीलिंग ये थी। तो ये जो विद प्रिपरेशन होती है, इसका यूज मतलब होता है हैविंग, इसका मतलब होता है हैविंग। हालांकि इसके एक तो और भी मीनिंग होते हैं, कभी कॉन्टेक्स्ट आएगा तो समझा दूंगा, बाकी इसका मतलब होता है हैविंग। तो जब कभी हमें किसी पर्सन के किसी पोजीशन को रेफर करना हो जो उसके पास है या उसके साथ है, तो विद प्रिपरेशन का यूज क्या करो, तो यहाँ पे प्रिपरेशन आ जाएगी विद। बाकी आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। आई प्रेफर ईटिंग रादर देन फास्टिंग, ये गलत है बेटा, रादर देन लोग यूज जरूर कर लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। टू लिखा करो हमेशा, हमेशा टू लिखा करो। बट देखो, बड़ी सीधी सी बात होती है, रादर और देन वगैरह का जब भी हम यूज करते हैं तो कंपैरिजन के लिए करते हैं, कंपैरिजन के लिए हमें एडजेक्टिव यूज करने पड़ते हैं, वहां पे प्रेफर जो होती है वो वर्ब होती है, वो एडजेक्टिव नहीं होता। देखो अगला क्वेश्चन, हिज डिसीजन विल बी फेयर फॉर एवरीवन एज इज द मोस्ट डिसइंटरेस्टेड पार्टी इन दिस कंट्रोवर्सी, ठीक है। फेयर का मतलब होता है प्रॉपर, राइट, ठीक है, फेयर होता है, इसका मतलब होता है सही।
अब देखो ये जो एडजेक्टिव है फेयर, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये विल के साथ आ नहीं सकता क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ मेन वर्ब लिखनी पड़ती है। अच्छा, हैज के साथ आ नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव आते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद में, हैज जो होती है लिंकिंग वर्ब होती नहीं तो इसके बाद आएगा नहीं। तो हैज फेयर हो नहीं सकता, विल फेयर हो नहीं सकता। फिर से समझ लो, फेयर का मतलब होता है प्रॉपर, फेयर डिसीजन। जैसे हमने लिखा ना फेयर डिसीजन, तो व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन, तो इसका रिप्लाई है फेयर, तो फेयर एडजेक्टिव हो गया। तो अगर फेयर एडजेक्टिव है तो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, विल लिंकिंग वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। ठीक है, हैज के साथ में एडजेक्टिव आते नहीं है, हैज का या तो मेन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में, या फिर नाउन्स आते हैं पोजीशन शो करने के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब या तो हम देख रहे हैं विल बी फेयर सही है, या हम वॉज फेयर सही मान लें। अच्छा, वॉज फेयर अगर सही मान लोगे, ठीक है, तो ये मेन क्लॉज हमारी पास्ट में हो जाएगी। ये हमारी मेन क्लॉज है, हिज डिसीजन विल बी फेयर टू एवरीवन, ये मेन क्लॉज है। अगर हम वॉज फेयर को आंसर मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट। अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो जाएगी तो बाद में लिखी गई सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में करना पड़ेगा, वो प्रेजेंट टेंस में। अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में तो हम मेन क्लॉज को पास्ट में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, आंसर हो गया डी। हालांकि कुछ ज्यादातर बच्चों का आंसर ए था, बच्चे इसमें डी से हो जाएगा, क्योंकि अगर ए ऑप्शन लिख दोगे ना तो हमारी मेन क्लॉज पास्ट में हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, अगर सिंस प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हो तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया करो। अगर रिजल्ट ना दिया गया हो, वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज ना होती हो, तो परफेक्ट टेंस लिखा करो। अगर रिजल्ट दिया गया हो तो परफेक्ट टेंस लिखो, वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज होती तो परफेक्ट टेंस लिखो, नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा करो। हर्ष कौशिक बच्चे कमेंट्स हो रहा है। चलो इसका आंसर आ गया। अब आ जाओ 21 पे। 21 में हमने लिखा सिट डिथर्ड। डिथर्ड का मतलब होता है हेसिटेट करना, किसी काम को करने से पहले बार बार सोचने लग जाना क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, डिथर्ड का मतलब होता है टू वरी, टू थिंक। ठीक है, किसी काम को करने से पहले सोचने लग जाना कि ये सही है गलत है। ठीक है, डिथर्ड का मतलब ये होता है किसी काम को करने से हेसिटेट करना, करने से पहले उसके बारे में सोचते रह जाना कि सही है गलत, ये होता है डिथर्ड। अब देखो, सी डिथर्ड एवरी टाइम। अब अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये मेन क्लॉज हमारी पास्ट में डिथर्ड वर्ब लिखी हुई है ना। अगर ये मेन क्लॉज पास्ट में है तो ये मेक्स ऑप्शन आ नहीं सकता, विल मेक आ नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, शी के साथ में मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, ये भी गलत हो गया, ये रहा आंसर। तो एक ही ऑप्शन है जो आंसर हो सकता है। टेंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अप्लाई करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। डिथर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर डिथर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन क्लॉज में लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो भी सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज करेंगे वो पास्ट में होगी। मेक पास्ट है नहीं, मेक्स पास्ट है नहीं, विल मेक पास्ट है नहीं, हैड टू मेक एक ही पास्ट है, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। बी हो गया बच्चे, अब ए टिक मत मारो, तो समझा भी दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर है, ए क्यों टिक मार रहे हो? ये दो क्वेश्चन देखो। The student chose to represent the school was the epitome of dedication and excellence. मेड आ सकता है बच्चे, मेड आ सकता है, मेड आ सकता है। ठीक है, एवरी टाइम फ्रीक्वेंट एक्शन होगा ना बेटा, तो एवरी टाइम फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया तो एवरी टाइम हैड टू मेक तो मॉडल है, वो भी फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए यूज हो जाता है। कनेक्टिविटी से कोई नहीं बात बेटा, ये क्लास अपलोड हो जाएगी बाद में। वो कैब के लिए कुछ बताता हूं मैं, बाद में बताता हूं। इसका आंसर ज्यादातर बच्चे तो ऑप्शन बी कह रहे हैं, कुछ सी भी कह रहे हैं, अच्छा ए और डी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, लाइट और हीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं बेटा। देखो यहां पे समझना, मैं बताता हूं। द स्टूडेंट, ठीक है, वॉज द एपिटॉम ऑफ डेडिकेशन एंड एक्सीलेंस, ये तो हो गई हमारी मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज हो गई। अब यहां पे जो हम ये क्लॉज या फ्रेज लिखेंगे ना, ये एडजेक्टिव होगी। जैसे हमने लिखा था स्टूडेंट वॉज द एपिटॉम ऑफ डेडिकेशन एंड एक्सीलेंस, विच स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, हमें ये बताना है। तो हमें यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करना है। अगर हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे स्टूडेंट को, किसी वर्ब को, तो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखी जाएगी। मतलब जो वर्ब्स होती हैं जब हम उनको एडजेक्टिव तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, तो उनकी पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती हैं।
अगर वो सब्जेक्ट जिसको हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं वर्ब के थ्रू उसी ने काम किया है, तब तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर उसने नहीं, किसी और ने काम किया है, ठीक है, तो पास्ट पार्शियल फॉर्म आएगी। ये जो स्टूडेंट है इसने चूज किया होगा, मतलब इसको चूज, स्कूल ने चूज किया होगा अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टूडेंट ने चूज नहीं किया होगा किसी चीज को, ठीक है। तो ये जो चूज लिखे ना, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है नहीं, क्योंकि पार्टिसिपल्स होती हैं या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकती, तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, हैज चूजन लिख नहीं सकते, क्योंकि हैज चूजन लिखोगे तो वर्ब एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव वर्ब का मतलब हमें मानना पड़ेगा स्टूडेंट ने किसी को चूज किया, जो कि गलत है। अच्छा, हैज बीन चोजन भी लिख नहीं सकते। हैज बीन चोजन क्यों नहीं लिख सकते? हैज बीन चोजन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर हैज बीन चोजन लिख दोगे ना तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। ये मेन वर्ब है, हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म लिखोगे तो इसको मेन वर्ब मानना पड़ेगा। अगर ये मेन वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट भी चाहिए होगा। सब्जेक्ट इसका स्टूडेंट बन नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो वॉज द एपिटोम उस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब अगर हम इस वर्ब का यूज कर लें तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं। ये हैज बीन चूजन सही हो सकती थी अगर यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होता, हु हैज बीन चूजन ऐसे लिखा होता तो सही हो जाता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ये। अब देखो है क्या यहाँ पे, ये जो हमने चूजन लिखा है ना, चूजन टू रिप्रेजेंट द स्कूल, ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म है जो स्टूडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट है, वॉज मेन वर्ब है, द स्टूडेंट वॉज द एपिटोम ऑफ डेडिकेट एंड एक्सीलेंस। चूजन टू रिप्रेजेंट द स्कूल, ये जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो डिस्क्राइब कर रही है स्टूडेंट को। तो आंसर हो गया इसका ए। ए आंसर है बच्चे, डी आंसर नहीं है, समझ जाओ, अब तो समझा भी दिया, ए आंसर है। ये जो बच्चे बी बता रहे हैं ना, मैं इनको फिर से एक बार समझाता हूँ। अगर तुम बी ऑप्शन टिक करोगे हैज बीन चूजन, तो वो मेन वर्ब है, उसको सब्जेक्ट चाहिए होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर तुम स्टूडेंट को सब्जेक्ट मान रहे हो तो गलत मान रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है ना वो इस वर्ब का सब्जेक्ट है। एरर की प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले लो बच्चे, मैं तो कभी किसी को कोई बुक पर्टिकुलर नहीं सजेस्ट करता, मैं तो पढ़ने के लिए 7th 8th की कहता हूँ, कोई भी बुक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लाइफ इज मोर थ्राइविंग टाउन्स, ठीक है, ये जैसे हमने लिखा। अब देखो मोर लिखोगे तो कंपेरेटिव डिग्री है, देन वगैरह लिखना पड़ेगा, कंपैरिजन टाउन का करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा तो मोर गलत हो गया, ठीक है। मच मोर भी गलत हो गया, ठीक। फिर से समझ लो, अगर मोर जो होता है ये कंपेरेटिव डिग्री होती है, इसका यूज हम एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं जब हमें किसी एडजेक्टिव को कंपेयर करना हो, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन वगैरह यहाँ पे कोई हो नहीं रहा, इसलिए बी और डी ऑप्शन गलत हो गए। मच आ नहीं सकता क्योंकि टाउन्स अनकाउंटेबल नाउन है, वो सॉरी प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ मच आएगा नहीं क्योंकि मच होता है अनकाउंटेबल नाउन्स का डिटर्मिनर। तो मोस्ट आ गया, मोस्ट का मतलब मैक्सिमम। 22, 22 कौन सा था देखो एक बार। 22 क्या एक्सप्लेन कर दूं, अरे ये फेयर एडजेक्टिव होता है, फेयर का मतलब, एक मिनट, फेयर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। विल के साथ लिख नहीं पाओगे, विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब आती है, ठीक है। हैज के साथ एडजेक्टिव आते नहीं, हैज के साथ या तो वर्ब आती है, असल में एडजेक्टिव यूज होते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद, ठीक है। हैज लिंकिंग वर्ब है नहीं, विल लिंकिंग वर्ब है नहीं, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। वॉज लिंकिंग वर्ब है, लेकिन इसको अगर लिख दोगे तो टेंस पास्ट का हो जाएगा, पास्ट का टेंस हो जाएगा, तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे इज लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा। तो अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में, तो हमारी मेन क्लॉज पास्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो जाएगी तो बाद भी पास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये भी आंसर हो नहीं सकता, तो वो जो लिखा वही सही हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए। हरिओम। द विल नॉट बी यूज इन 23, नहीं द नहीं यूज होता बेटा। देखो एक चीज बता देता हूं, यहां से समझ लेना, होता पता है क्या, जैसे हमने लिखा द मोस्ट डिफरेंट, ठीक है, और हमने लिखा द मोस्ट डिफरेंस। तुम लोग वास्तव में या तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, या जो तुमने पढ़ा लिखा वो रिवाइज नहीं करा। यहां देखो, ही नोज यू बेटर देन आई डू, ठीक है, विच विल बी करेक्ट, ठीक है। आई डू बच्चे लिखना सही होगा, आई डू। यहां देखो, ये जो डिफरेंट वर्ड हमने लिखा ना, ये एडजेक्टिव है, डिफरेंस वर्ड नाउन है। मोस्ट के साथ हम द आर्टिकल लिखते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव्स में, डिफरेंट एडजेक्टिव है तो उसके सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने द मोस्ट लिख दिया। डिफरेंस नाउन है, नाउन में डिग्रीज होती नहीं है, तो नाउन्स के साथ जब मोस्ट लिखते हो तो बिना दा के लिखा करो, बस ये ध्यान रखना है।
अगर हम मोस्ट का यूज एडजेक्टिव के लिए करें तो द आर्टिकल लिखा करो, नाउन के लिए करें तब मत क्या करो, क्योंकि नाउन्स में डिग्रीज नहीं होती। मोस्ट के साथ द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स में होती है, नाउन्स में नहीं होती। ये देखो, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेड अफर्मेशन वी कैन मेक ग्रेट प्रोग्रेस ऑन आवर चूजन पाथ एंड इंक्रीजिंग आवर मैग्नेटिज्म टू सक्सीड इन एनीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेड अफर्मेशन, ये तो खत्म हो गया। वी कैन मेक ग्रेट प्रोग्रेस ऑन आवर चूजन पाथ एंड डैश आर मैग्नेटिज्म। अब देखो ये जो हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे एंड के बाद वर्ब है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता हो तो एंड सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी एट इट्स पीक लिखा करो, एट इट्स पीक, ठीक है। जैसे हमने एंड लिखा, तो एंड के बाद जो हम लिख रहे हैं ना, वही पहले भी कहीं लिखा होगा। तो अगर हम एंड के बाद इंक्रीजिंग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इससे पहले भी कोई ऐसी वर्ब होगी आईएनजी फॉर्म में जिसके साथ हम इसे कनेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारी मेन वर्ब है ना, वो मेक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, मेक फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर हम एंड के साथ जोड़ रहे हैं तो उसी वर्ब को और इस वर्ब को जोड़ रहे होंगे। अगर वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो एंड के बाद जो हम लिखेंगे वो भी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। फर्स्ट फॉर्म में एक ही वर्ब दे रखी है, ये दोनों लो ऑप्शन अपने आप गलत हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया बी, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेड अफर्मेशन, बार बार कोशिश करते रहने से वी कैन मेक ग्रेट प्रोग्रेस ऑन आवर चूजन पाथ, हमने जो रास्ता चुना है इस पे हम अच्छी मतलब सफलता पा सकते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज आवर मैग्नेटिज्म, और हमारा जो मैग्नेटिज्म है जिससे कि हम बाकी चीजों में सफलता पा लेते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिज्म का मतलब आकर्षण यहाँ पे, ठीक है। एवरीबडी इज अवेयर दैट पीसफुल लाइफ रेस्पेक्ट्स नॉन वायलेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस, हर कोई ये जानता है इस बात से कि जो पीसफुल लाइफ है वो नॉन वायलेंस को रेस्पेक्ट करती है। मतलब जो लोग शांतिप्रिय जीवन जीना चाहते हैं वो नॉन वायलेंस को रेस्पेक्ट करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस को भी, मतलब इंटरफेरेंस वगैरह भी दूसरे में नहीं करते। येट इट इज डिफिकल्ट फॉर मेंटेनिंग पीस, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है अब हमें बताना है। देखो एक चीज तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। अब हमने लिखा इट इज डिफिकल्ट, व्हाट इज इट डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट है हमें ये बताना है, ठीक है। व्हाट इज इट डिफिकल्ट, तो जो डिफिकल्ट एडजेक्टिव है ना, हमें इसको एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा ही इन्फिनेटिव यूज किया करो, ठीक है, एडजेक्टिव्स के साथ में। तो अगर हम इन्फिनेटिव लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा टू मेंटेन। तो अब होता क्या है, जहां पर हमें व्हाट के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है वहां पे जनरली नाउन्स यूज होते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव भी नाउन होता है, जेरेंड भी नाउन होता है, लेकिन जेरेंड कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। जेरेंड जो होता है वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा इन्फिनेटिव लिखा करो। तो ये जो डिफिकल्ट हो गया ना, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा। इन्फिनेटिव वाला अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन है, टू मेंटेन, ठीक है। तो वो जो हमने फॉर मेंटेनिंग लिखा वो गलत, मेंटेनिंग लिखा ये गलत, अब मेंटेन लिखा ये गलत, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। हमारा आंसर आ गया टू मेंटेन। एवरीबडी इज अवेयर दैट पीसफुल लाइफ रिस्पेक्ट्स नॉन वायलेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस, येट इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, फिर भी ये मुश्किल है मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना, ठीक है, पीस, पीस को मेंटेन करना। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन पीस ओनली बिकॉज पब्लिक कॉन्शियसनेस इज नॉट एक्सपेंसिव एनफ टू फुली अंडरस्टैंड पीस, क्योंकि पब्लिक जो कॉन्शियसनेस है, जनता की जो कॉन्शियसनेस है, वो इतनी विस्तृत नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए वास्तविक पीस क्या है। सारे आंसर मिल रहे बच्चे, जितेंद्र सिंह राजपूत, बिल्कुल आंसर मिल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल आंसर मुझे मिल रहे हैं, सारे दिख रहे हैं। चलो एक लो। तो आज हमारे इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। और वो मैं एक चीज बता देता हूं, जो पिछली दो क्लासेस हैं वो किसी वजह से, ठीक है, हमें लगता है वो नहीं हो पाई। क्या नाम, ट्रैंक्विलिटी एट इट्स पीक लिखा करो बेटा, ट्रैंक्विलिटी एट इट्स पीक, ठीक है। पीक किसकी ये भी तो बताना पड़ेगा ना, जैसे हम लिखे ट्रैंक्विलिटी एट पीक, पीक किसकी, तो वो हमें उसको रेफर करना पड़ेगा, उसकी अपनी पीस। पीक का मतलब हो गया उसका हाईएस्ट पॉइंट, जैसे शांति है ना, वो किस पॉइंट पे, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसको लिखना पड़ेगा हमें। हाँ, तो एक काम करते हैं, जो हमारी पिछली क्लासेस हैं, टेक अ डिसीजन, सही है, टेक अ डिसीजन सही है, ठीक है। तो जो हमारी पिछली क्लास थी, देखो मैं कहीं नहीं सेमिनार वगैरह मैं कहीं नहीं करने जाता, ठीक है। मैं सेमिनार वेमिनार नहीं करता, अपना दिल्ली से ही अच्छा पढ़ाना मुझे पसंद है। मिलना जुलना जिसको है अपना सैटरडे सैटरडे को टाइम करके पहले फोन पे कंफर्म करके आ जाए, मिल ले जिसको मिलना है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो एक चीज, असल में मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं खाली टाइम में ना बहुत बिजी रहता हूँ, मतलब जब मेरे पास टाइम होता है ना, मैं लैपटॉप पे बिजी रहता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी देखो मैं एक दो दिन में ना यूट्यूब पे एक वीडियो डिस्कस लाइव आके करूंगा तुम लोगों के साथ में,
वो बड़ा गजब होगा। मतलब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में तैयार करता है तो उनमें से एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो कई घंटे का है। तो हो सकता है वो 1.5-2 घंटे की लाइव क्लास लगातार चलेगी। तो मैं खाली टाइम में बस अपना उतना पसंद करता हूँ, आने जाने में बड़ा टाइम खराब हो जाता है, जयपुर जाओ पटना जाओ आओ जाओ, इसमें टाइम खराब कर लो, वो टाइम वेस्टेज होता है, ठीक है। तो खैर, मैं ये कह रहा था, जो पिछली 2 क्लासेस हैं, ठीक है, आ, वो जो हमने पिछली 2 क्लासेस थी वो हमारी अपलोड नहीं हो पाई किसी वजह से, तो वो कल शाम तक या परसों तक अपलोड करवा देंगे। आज मैंने वीडियो से यहाँ सिस्टम से निकाल लिए हैं, ठीक है। और बाकी अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। हो सकता है मैं संडे को कोई एक यूट्यूब पे एक लाइव सेशन लगाऊंगा, ठीक है, तो वो आप लोग जान ही जाओगे, ठीक है। तो फिर उसको अटेंड करना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हालांकि वो फंडामेंटल है, फंडामेंटल है बहुत, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे वो सारी चीजें भी डिस्कस करें जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती हैं, या क्वेश्चन समझने के लिए सीखने के लिए बच्चों को पहले से आनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी उसमें होंगी। और बाकी आज के लिए मुझे लगता है जो भी आप लोगों को पूछना है वो अपना उस पर पूछ लेना, ठीक है। मैं कहीं ग्वालियर वालियर क्लास नहीं स्टार्ट कर रहा है, ये मुझे मत पढ़ाया करो, मैं कहीं नहीं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हाँ, तो वो जो 5 क्वेश्चन कल के बचे थे वो अगले असाइनमेंट में डलवा लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं चलता हूँ, सभी को बाय करता हूँ। और मंडे को मिलेंगे, उससे पहले हो सकता है हम एक बार संडे को भी मिलेंगे, संडे को हम लोग मिलेंगे उसमें क्या नाम, लाइव यूट्यूब सेशन पे, ठीक है। थैंक्स एवरीबॉडी। और बाकी सभी